नमस्ते बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 14.3 स्टार्ट करेंगे। यदि आपने एक्सरसाइज 14.2 तक नहीं पढ़ी है तो पहले जाकर उन वीडियोस को देखिए, उसके पश्चात ही एक्सरसाइज 14.3 स्टार्ट कीजिएगा। तो सबसे पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। पहला टॉपिक है दो रेखाओं के मध्य कौन। रेखाओं के समीकरण तो हमने पढ़ लिए, सदिश रूप में भी और कार्तीय रूप में भी। अब उन रेखाओं के मध्य का कौन हम ज्ञात करेंगे। तो हमने दो रेखाएं ले ली L1 तथा L2, इनके मध्य का कौन हमने ले लिया थीटा। अब कहने को तो हम दो रेखाओं के मध्य कौन निकाल रहे हैं, परंतु वास्तव में होता क्या है कि इन रेखाओं के मध्य कौन ना होकर इन रेखाओं के समांतर रेखाओं के मध्य का कौन होता है। तो मैंने इनके समांतर रेखाएं बना दी हैं, ये वाली इस रेखा के समांतर, ये वाली इस रेखा की समांतर। ये जो रेखाएं हैं जो हम लेके चल रहे हैं L1 और L2, ये L1 है, ये L2 है। इनके समीकरण सदिश रूप में क्या होते हैं, R वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। तो पहली रेखा के लिए मैंने R1, A1 और B1 ले लिया है, और R2 बराबर A2 वेक्टर प्लस लैम्डा B2 वेक्टर हमने ले लिया है दूसरी रेखा के लिए। किस रूप में लिखा है, सदिश रूप में। कार्तीय रूप में भी होते हैं। कार्तीय रूप में समीकरण क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन e, y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। तो जब भी हम दो रेखाओं के मध्य कौन निकाल रहे हैं, इसका तात्पर्य यह है कि हम उनके पैरेलल यानी कि समांतर रेखाओं के मध्य का कौन निकाल रहे हैं। ये वाला कौन थीटा है, तो ये वाला कौन भी थीटा होगा। तो मैंने यही लिखा, जो भी मैंने आपको समझाया है वो मैंने यहाँ पर लिखा है कि माना मूल बिंदु से जाने वाली दो रेखाएं L1 व L2 हैं, जिनके दिक् अनुपात A1 B1 C1 और A2 B2 C2 है। इन रेखाओं के दिक् अनुपात हमने क्या मान लिए, पहले के लिए तो A1 B1 C1, और जो L2 है यानी दूसरी रेखा है उसके लिए A2 B2 C2। दो रेखाओं के बीच कौन, उनके समांतर सदिशों के बीच का कौन होता है, समांतर रेखाओं के बीच का कौन होता है। जो मैंने भी कहा आपसे कि दो रेखाओं के मध्य कौन निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम उनके समांतर रेखाओं के मध्य का कौन निकाल रहे हैं। अब जो सदिश रूप होता है, जैसे R वेक्टर बराबर A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर है, इसमें समांतर वाला कौन सा है, B1 वेक्टर। ये पढ़ाया मैंने आपको सदिश रूप। A1 वेक्टर तो किस बिंदु से बनता है, जिससे रेखा गुजर रही है, और B1 वेक्टर कौन सा होता है, जिसकी समांतर रेखा हुई है। तो समांतर वाला B1 वेक्टर है L1 के लिए, और L2 में क्या है, B2 वेक्टर। इन दोनों रेखाओं के मध्य हम कौन ज्ञात कर रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है कि हम उनकी समांतर रेखाओं के मध्य कौन ज्ञात कर रहे हैं। समांतर वाले वेक्टर कौन कौन से हैं, V1 वेक्टर और V2 वेक्टर। अब जो हमने वेक्टर्स पढ़े थे, सदिश पढ़े थे, उसमें दो सदिशों के मध्य का कौन हमने ज्ञात किया था, cos थीटा बराबर क्या होता है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मॉड A वेक्टर मॉड B वेक्टर। यहाँ पर A वेक्टर की जगह क्या है, B1 वेक्टर, और B वेक्टर की जगह B2 वेक्टर। तो cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन मॉड B1 वेक्टर मॉड B2 वेक्टर। समझ में आया कैसे निकाला है ये। हमने समांतर रेखाएं देखी, जब भी हम दो रेखाओं के मध्य कौन निकालेंगे तो दो समांतर रेखाओं के मध्य का कौन ज्ञात करेंगे। समांतर रेखाएं थी B1 वेक्टर और B2 वेक्टर। हमारे पास जब भी वेक्टर्स होते हैं, सदिश होते हैं, तो उनके मध्य का कौन थीटा हमें ज्ञात करना पता है कि किस फॉर्मूला से करेंगे, वो फॉर्मूला हमने लगा दिया। ये तो कब हो गया, जब रेखाएं सदिश रूप में हो। ये कब है, जब रेखाएं सदिश रूप में हो। अब मान लीजिए रेखाएं कार्तीय रूप में हो। कार्तीय रूप क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी। जब हम पहली रेखा के लिए लिखेंगे तो A1 B1 C1, और दूसरी रेखा के लिए लिखेंगे तो A2 B2 C2। जो A1 B1 C1 होते हैं उनसे हम B वेक्टर को लिखते हैं। B वेक्टर बराबर क्या लिखते हैं हम, AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप। ये सब मैं आपको 14.2 में पढ़ा चुकी हूँ। यानी जो समांतर वाला सदिश है वो किससे मिलकर बन रहा है, दिक् अनुपात से। हम समांतर रेखाएं ही ले रहे हैं, तो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात क्या है, A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो जब इनके मध्य का कौन निकालेंगे तो क्या आएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, और अपॉन में जैसे हम मॉड निकालते हैं, तो जब भी हम मॉड निकालेंगे तो रूट में सारे घटकों का स्क्वायर होके
प्लस हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। क्या किया है इस वाले में, हमने कार्तीय रूप देखा है। कार्तीय रूप ये था, हम जानते हैं कि जब भी हम कार्तीय रूप लिखते हैं तो a1 b1 c1 होता है, उससे हमारा समांतर सदिश बनता है, b वेक्टर बनता है। तो हमें समांतर सदिशों के मध्य का कौन निकालना था, तो इनका आपस में गुना कर दिया। डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना, जैसे b वेक्टर की जगह हम रखेंगे a1i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। इसका डॉट करेंगे हम a2i b2j c2 k से। तो जब डॉट करेंगे तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ही तो आएगा, और रूट में उनका मॉड आएगा अपॉन में, वही हमने किया है। ये दोनों फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं। आगे देखिएगा, ये तो कब हो गया, जब हम cos थीटा निकाल रहे हैं। अब यदि हमें sin थीटा निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो वहाँ से हम sin थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू है हमारे पास में, यहाँ पर निकाली हमने, उसे हमने यहाँ पर पुट कर दिया। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और जब हर का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। फिर एलसीएम लिया है हमने, हम सबको आता है एलसीएम क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ऐसे लिख दिया हमने, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका गुणा करके लिख दिया। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्राप्त होगा, चाहे आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, डायरेक्टली लिखा है मैंने। आप याद कैसे रखेंगे इस फॉर्मूला को, ये देख लीजिए। आप b1 से स्टार्ट करिए, b के बाद क्या आता है, c आता है। यदि हम चक्रीय क्रम में ले तो a b c, ये चक्रीय क्रम आता है, b के बाद c आता है। तो b तो हमें लेना है 1 और c वाला लेना है हमें 2, बीच में लगाना है माइनस। अब b1 तो हम ले चुके हैं, अब उसके बाद में कौन सा आएगा 2, तो b 2 और c 1, इसका होल स्क्वायर, बीच में लगाएंगे प्लस। अब हमने जो पहला वाला है वो किस पर समाप्त किया, c पर, तो जो नेक्स्ट है वो c से ही स्टार्ट होगा। तो c1, c के बाद चक्रीय क्रम में क्या आता है, a आता है, तो c1 a2 माइनस c2 a1, इसका भी होल स्क्वायर फिर प्लस। ये वाला हमने कहाँ समाप्त किया, a1 पर, तो अब किससे स्टार्ट होगा, a1 से स्टार्ट होगा। और a के बाद क्या आता है चक्रीय क्रम में, b आता है, तो b2 लिख दिया। इसी प्रकार ये हो गया, और अपॉन में इसका अंडर रूट, जो अपॉन में था वो तो ऐसे के ऐसे है। याद करने के लिए, याद रखने के लिए बताई है ये चीज़ मैंने आपको कि आप इसे याद कैसे रखेंगे। b से स्टार्ट करना है और चक्रीय क्रम में राशियों को लिखते जाना है। अब हमने अभी लिखा दिक् अनुपात के रूप में लिखा cos थीटा और sin थीटा को, दिक् कोसाइन के रूप में भी तो लिख सकते हैं हम। तो हमने मान लिया कि जो रेखाएं L1 और L2 हैं, जिनके मध्य का कौन हम थीटा निकाल रहे हैं, उनके दिक् कोसाइन क्या है, L1 M1 N1 तथा L2 M2 N2। दिक् कोसाइन पढ़ा दिए मैंने आपको, LMN होते हैं। यदि इन रेखाओं के बीच का कौन थीटा हो तो cos थीटा बराबर क्या होगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये होगा कैसे, ये हम देख लेते हैं। cos थीटा का अभी अभी हमने फॉर्मूला निकाला, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में क्या था, रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, फिर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अभी निकाला हमने ये फॉर्मूला, इससे ही हमने ये लिखा है। लिखा कैसे है ये हम देख लेते हैं कि ये इससे कैसे लिखा हमने। देखिए L बराबर लिखाया था मैंने आपको a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसी प्रकार m और n की वैल्यू भी लिखाई थी। अब यदि हम ये वाली वैल्यू देखें, ये वाली इसी के बराबर है, सिर्फ 1 का डिफरेंस है, तो क्या ये L1 की वैल्यू नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ये वाली वैल्यू L1 की। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए नोट कर रही हूँ आपको।
आपको जो मैंने मेन पॉइंट्स नोट किए हैं वो करने हैं। हाँ, आपको याद रखनी है कि ये चीज़ें कैसे आई, तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू हो गई L1 की। अब आगे देखिएगा, ये A2 है, A2 के साथ हम इसे लें तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, L2 की, बीच में प्लस है। उसी प्रकार B के संगत लेंगे तो M1, B2 के संगत लेंगे तो M2, फिर N1 N2, ऐसे ही आया। समझ में आ गया होगा आपको कैसे प्राप्त किया हमने। कॉस थीटा का फॉर्मूला था हमारे पास में दिक् अनुपात के रूप में, उसी से हमने इसे दिक् कोसाइन के रूप में लिखा है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये तो कॉस थीटा बराबर लिखा। यदि हम साइन थीटा बराबर लिखना चाहें तो क्या होगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू रख दी और उसका स्क्वायर कर दिया। इसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली सॉल्व किया है मैंने। तो कैसे होगा, M1 N2 माइनस M2 N1 इसका होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 इसका होल स्क्वायर प्लस L1 M2 माइनस L2 M1 इसका होल स्क्वायर। जैसे मैंने आपको दिक् कोसाइन में बताया, दिक् अनुपात के रूप में जो हमने साइन थीटा लिखा उसमें बताया, उसी प्रकार से हमने यहाँ पर किया है। उसे भी तो हम A1 से स्टार्ट कर सकते थे, क्योंकि मैंने वो B1 से स्टार्ट करके लिखा हुआ था, इस वजह से मैंने आपको B के बाद C बताया। इसे मैंने M1 से स्टार्ट किया हुआ है, तो L M N ये होगा चक्रीय क्रम। तो जैसे वहाँ पर A, B और C में से हमने B से स्टार्ट किया था और B1 C2 लिखा था, तो यहाँ पर हम M से स्टार्ट करके क्या लिखेंगे, M1 N2, और जब हम N पे ख़त्म करेंगे तो N से ही शुरू करेंगे और N के बाद चक्रीय क्रम में क्या आएगा, L आएगा। चक्रीय क्रम याद रखना है, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए फॉर्मूला लिखना। आगे कुछ केसेस हैं, उन्हें देख लेते हैं हम कि यदि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हो, कौन कौन सी, जो L1 और L2 रेखाएं जिनके मध्य का कोण हम ज्ञात कर रहे हैं, यदि वो परस्पर लंबवत हो तो थीटा बराबर π/2 होगा लंबवत के लिए। इस स्थिति में cos π/2 बराबर 0 प्राप्त होगा। और अभी अभी हमने लिखा था cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, और cos थीटा बराबर कितना हो गया, 0। तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। और दिक् अनुपात के रूप में लिखा था, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0, क्योंकि जो हर है उसे तो हम दूसरी साइड ले जाएंगे, वो 0 के बराबर हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, दोनों याद रखने हैं आपको ये। नेक्स्ट देखिएगा, यदि दो रेखाएं समांतर हो तो हम जानते हैं उनके मध्य का कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। इस स्थिति में साइन 0 बराबर कितना होगा, 0 होगा। अब ये वाला भी अभी हमने निकाला था, साइन थीटा के बराबर था ये, तो जब साइन थीटा 0 हो गया तो ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। फिर बारी बारी से इनको 0 के बराबर रखा है, इसे 0 के बराबर रखा, पक्षांतरण किया, यहाँ माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा। ये M2 को इसके अपॉन में ले आए तो M1 अपॉन M2 और N2 को इसके अपॉन में ले गए तो M1 अपॉन M2 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N2 प्राप्त होगा। फिर इसे 0 के बराबर रखा। ये तो कैलकुलेशन है, समझाने की इतनी आवश्यकता नहीं है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, N1 अपॉन N2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। तो जब N1 अपॉन N2 L1 और अपॉन L2 के बराबर है, L1 अपॉन L2 के बराबर है और N1 अपॉन N2 M1 अपॉन M2 के भी बराबर है, तो क्या ये तीनों बराबर नहीं होंगे, होंगे। तो इन तीनों को मैंने बराबर करके लिख दिया। किस स्थिति में है ये, जब रेखाएं समांतर हो। तो क्या होगा, L1 अपॉन L2 इज इक्वल्स टू M1 अपॉन M2 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N2। और इसी प्रकार यदि हम दिक् अनुपात के रूप में लिखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो एक्सरसाइज 14.3 का इंट्रोडक्शन इतना सा ही है। क्या क्या पढ़ा हमने, मेन तो दो रेखाओं के मध्य का कोण पढ़ा। सबसे पहले दिक् अनुपात के रूप में लिखा, cos थीटा बराबर क्या होता है दिक् अनुपात के रूप में, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2
स्क्वायर। ये किस रूप में है? जब कार्तीय रूप में हमें समीकरण दिया हो। और सदिश रूप में हो तो कॉस थीटा बराबर क्या लिखते हैं हम? b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मॉड b1 वेक्टर मॉड b2 वेक्टर। ये सारी चीज़ें हमारी एक्सरसाइज 14.2 से रिलेटेड हैं। जब तक आप उसे नहीं समझेंगे तब तक आप इन्हें भी नहीं समझ पाएंगे, फिर आप इन फॉर्मूलाज को रटेंगे ही, समझेंगे नहीं उस वक्त। तो हमें एक्सरसाइज 14.2 ज़रूर करनी है। उसके बाद मैंने साइन थीटा का फॉर्मूला निकाला, वो भी कैसे याद रखना है वो मैंने आपको बताया। उसके पश्चात में हमने दिक कोसाइन के रूप में निकाले। दिक कोसाइन के रूप में कॉस थीटा बराबर क्या होता है? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये भी मैंने आपको बताया कि कैसे निकाला। फिर साइन थीटा बराबर निकाला। फिर हमने दो केसेस पढ़े कि यदि रेखाएं परस्पर लंबवत हो तो क्या होगा। उस स्थिति में इसकी वैल्यू भी 0 के बराबर हो जाएगी और दिक अनुपात की वैल्यू भी 0 के बराबर हो जाएगी। जो दिक अनुपात के रूप में समीकरण है उसकी वैल्यू भी 0 के बराबर। और यदि रेखाएं परस्पर समांतर हो तो क्या कंडीशन निकल के आएगी? उस स्थिति में ये दोनों कंडीशंस होंगी। तो इसका इंट्रोडक्शन है। इसके एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिएगा एक्सरसाइज 14.3 की क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित रेखाओं के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। दो रेखाएं दी हुई है, उनके मध्य का कोण हमें ज्ञात करना है। पहली रेखा है आर वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, और आर वेक्टर बराबर 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस म्यू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। जैसे यहाँ पर लैम्डा लेते हैं ना हम कोई भी अचर राशि, उसी प्रकार यहाँ पर म्यू ली है। तो हमें इन दोनों रेखाओं के मध्य का कोण ज्ञात करना है। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो समीकरणें दी हुई हैं रेखाओं की वो सदिश रूप में है या कार्तीय रूप में है। सदिश रूप में है, लैम्डा और म्यू लिखे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे दे देंगे समीकरण नंबर 1 और इसे दे देंगे समीकरण नंबर 2। सबसे पहले आप लिखेंगे, दिया है इन दोनों रेखाओं को लिखेंगे और इसे समीकरण नंबर 1 और इसे समीकरण नंबर 2। उसके पश्चात में रेखा 1 की r1 वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर से तुलना करने पर, इसी रूप में होती है रेखा सदिश रूप जो हम लिखते हैं। जब हम तुलना करेंगे तो क्या आएगा, b1 वेक्टर बराबर क्या होगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। हमें तो b वेक्टर की वैल्यू चाहिए क्योंकि हम समांतर सदिशों के मध्य निकालते हैं कोण। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, रेखा 2 की r2 वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर से तुलना करने पर b2 वेक्टर कितना प्राप्त होगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तुलना करनी तो आती है आप सभी को। अब हमारे पास b1 वेक्टर की वैल्यू भी है और b2 वेक्टर की भी वैल्यू है, तो हम cos थीटा बराबर याद कर सकते हैं। अतः cos थीटा बराबर b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मॉड b1 वेक्टर मॉड b2 वेक्टर। ये चीज़ें तो हमने वेक्टर्स में बहुत सॉल्व की है, तो हम सॉल्व इजीली कर सकते हैं इस चीज़ को। cos थीटा बराबर b1 वेक्टर की वैल्यू रखेंगे डॉट b2 वेक्टर की वैल्यू रखेंगे अपॉन मॉड है इनका, मॉड निकाल लेंगे। मॉड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट i j k के गुणांकों का वर्ग करके देते हैं। तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। b2 वेक्टर के लिए क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ से cos थीटा बराबर क्या प्राप्त होगा,
उसी प्रकार करेंगे जैसे हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आई का आई से, जे का जे से और के का के से। तो 3 का 3 से करेंगे 3, फिर 4 और 12, तीनों का गुना करके जोड़ दिया है मैंने। अपॉन में देखिएगा ये कितना आएगा, रूट 49 और ये आएगा रूट 9। ये किसके बराबर आ जाएगा, 19 बटा ये आएगा 7, ये आएगा 3, कितना हो जाएगा 7 या 21। और यहाँ से हम थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं, कितनी होगी, कॉस इनवर्स 19 बटा 21। कॉस का इधर पक्षांतरण कर दिया तो इनवर्स के रूप में हो जाएगी। हमें रेखाओं के मध्य का कोण ही ज्ञात करना था, वो हमने ज्ञात कर लिया। सिंपल है, बस आपने एक्सरसाइज 14.2 अच्छे से पढ़ी हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, निम्नलिखित रेखाओं के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। x/2 = y/2 = z/1 और x - 5/4 = y - 2/1 = z - 3/8। इन दोनों के मध्य का हमें कोण ज्ञात करना है। किस रूप में है ये, कार्तीय रूप में। तो कार्तीय रूप में भी समीकरण है हमारे पास में कि हम किस सूत्र की सहायता से इन रेखाओं के मध्य का कोण निकाल लें। रेखा x/2 = y/2 = z/1। इन्हें समीकरण 1 और 2 भी दे सकते हैं हम। के दिक् अनुपात, हमें तो दिक् अनुपात ही चाहिए, a1 v1 c1 और a2 v2 c2, तभी तो हम सूत्र में रख के वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे। इसके दिक् अनुपात क्या है, a1 बराबर 2, b1 बराबर 2 और c1 बराबर 1। a1 2, b1 2, c1 1 तथा रेखा x - 5/4 = y - 2/1 = z - 3/8 के दिक् अनुपात। a2 बराबर 4, b2 बराबर 1 और c2 बराबर 8। वैल्यूज आ गई, तो अब हम cos थीटा बराबर लिख सकते हैं। अतः cos थीटा बराबर, सूत्र लिखेंगे सबसे पहले, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। यहाँ से cos थीटा बराबर क्या आएगा, a1 की वैल्यू कितनी है 2, a2 की वैल्यू 4 प्लस b1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 1 प्लस c1 की वैल्यू 1, c2 की वैल्यू 8 अपॉन रूट a1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और c1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर रूट a2 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, ये आएगी 18 अपॉन, डायरेक्टली लिख रही हूँ मैं सॉल्व करके, 27। तो cos थीटा बराबर आएगा, 9 से काट देते हैं दोनों को, 2/3। तो थीटा बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, cos इनवर्स 2/3। तो दोनों ही तरीके से बता दिया मैंने आपको कैसे निकालेंगे। सदिश रूप में समीकरण दी हुई है तो भी और कार्तीय रूप में दी हुई है तो भी। आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। जो भी आपको पढ़ाया हुआ है उसे आप नियमित रूप से पढ़ें। कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।